उस कहानी का रोल मान लीजिए बूढ़े का है या बीमार का है या जज का है या कलेक्टर का है या प्रधानमंत्री का है, तो आपको उसके कैरेक्टर में जाना पड़ेगा और जाने के बाद में वो फ़ील करना पड़ेगा कि अगर वो खड़ा हुआ तो कैसा खड़ा हुआ, उसने कुछ कहा तो कैसा कहा। रणवीर जी, हमने आपकी 2 किताबों के बारे में बात किया है, दर्द मांझता है और दिल है छोटा-सा। दर्शकों के लिए मुझे ये बताइए कि क्या प्रक्रिया होती है जब आप लिखने की उसमें होते हैं, टेम्पो में होते हैं? क्या एनवायरनमेंट है जो लिखने को अफ़ेक्ट करता है और इनेबल करता है? क्या दुनिया होती है वो, जो क्रिएटिविटी को निखारती है, लाने के लिए बाहर उकसाती है आपको? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपको बताऊँ तो इसमें ऐसा है कि बहुत जल्दी इस पे विश्वास भी नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं कि वो आदमी कैरेक्टर में चला गया किसी चीज़ के, तो पहले ये सुनते आया बहुत दिनों से कि फ़िल्मों का आदमी कैरेक्टर में चला जाता है, वो कैरेक्टर में जाने के बाद में वो फिर रियल दुनिया से कट हो जाता है। तो मुझे कभी ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि कैसे आप कट हो जाओगे रियल दुनिया से और कैसे कैरेक्टर में चले जाओगे। परंतु अब मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये क्या चीज़ होता है। जैसे आपने पूछा लिखने की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या इनेबल करता है? तो सबसे पहले लिखने के लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपको डिस्टर्बेंसेस ना हो, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। क्योंकि अगर डिस्टर्बेंसेस रहते हैं तो आप उस कैरेक्टर से बार-बार बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो आप किसी की कहानी लिख रहे हैं तो उस कहानी का रोल मान लीजिए बूढ़े का है या बीमार का है या जज का है या कलेक्टर का है या प्रधानमंत्री का है। तो आपको उसके कैरेक्टर में जाना पड़ेगा और जाने के बाद में वो फ़ील करना पड़ेगा कि अगर वो खड़ा हुआ तो कैसा खड़ा हुआ, उसने कुछ कहा तो कैसा कहा और सामने वाले को उसने कुछ डाँटा है तो उसके फेस पे रिएक्शंस कैसे थे, उसके बॉडी रिएक्शंस कैसे थे, बॉडी एक्शंस कैसे थे, वो आपको एकदम विजुअलाइज़ करना पड़ता है। तभी आप उस चीज़ को वहाँ लिख सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको उसके कैरेक्टर की फ़ील लेनी पड़ती है और थोड़ी देर आपको उसको सोचना पड़ता है। सिमिलरली आपको तुरंत फिर अगला कैरेक्टर भी बन जाना पड़ता है जिससे उसने जिसको कहा है, अब वो कैसा बिहेव करेगा। तो उस वक़्त जो है आपको बहुत फ़ोकस चाहिए होता है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आप उस वक़्त नहीं चाहते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट शुड बी वेरी पीसफुल। कोई कोई भी इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मतलब लिखने में 2 बड़े इम्पोर्टेंट तत्व हैं, जिसको आप कह सकते हैं एक होता है उसकी सोल है, सोल इज़ द स्टोरी। दूसरी है उसकी बॉडी या ड्रेसिंग। तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। कभी ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरी कम इम्पोर्टेंट है। तो सोल वो है जैसे आप कोई फ़िल्म देख कर के आए, किसी मैंने पूछा आपसे यार वो फ़िल्म देखने गए थे, क्या था उसमें? तो आपने शॉर्ट में बताया अरे एक लड़की थी उसकी शादी हो रही थी तो उसमें शादी उसकी जो है दहेज की वजह से टूट गई और फिर बाद में उसने उससे बड़ा आदमी बन कर के दिखा दिया। कहानी कितने शब्दों की हो गई? मुश्किल से 50 शब्द की, 3 लाइन की। 3 घंटे की फ़िल्म बेसिकली 3 लाइन में सिमट गई। ये उसकी जो है सोल है। उसको उसने डेवलप किया है बॉडी में, जो उसने 3 घंटे में फैला के दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो 3 घंटा इतनी 3 लाइन के लिए बंधे रहेंगे, ये भी ज़रूरी है। और वो 3 लाइन भी ज़रूरी है कि वो आपको अपील करता है कि नहीं करता है। तो इसलिए किसी भी कहानी में सोल पहले हम सर्च करते हैं सोल मिल जाए हमें कहीं से। सोल जो है वो कम से कम ऐसी हो कि आपको पहले से ना पता हो, तभी आपको मज़ा आएगा। थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। तो सोल डिफरेंट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम उसको उसकी बॉडी से और ड्रेसिंग से डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम आपको ये लगे अरे ये तो वही बासी चीज़ है जो हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसलिए एक कथाकार को, एक कहानीकार को, एक फ़िल्मकार को या कलाकार को इन दोनों चीज़ों पे संतुलन बनाना पड़ता है और दोनों चीज़ों पे बराबर गौर रखना पड़ता है। कभी एक कम हो तो दूसरे से छुपाना पड़ता है। कभी-कभी किसी फ़िल्मों में देखते होंगे आर्ट फ़िल्मों में कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, कहानी बहुत ज़बरदस्त है, ड्रेसिंग बड़ी पुअर है। आप देखने जाते हैं तो बोर होते हैं, अरे यार वो बात कर रहा है तो करता ही जा रहा है। तो ऐसा भी होता है मतलब प्रेज़ेंटेशन वहाँ पे मैटर कर जाता है। तो ये बात हो गई कि कहानी में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो जब मुझे सोल मिल जाती है तो मैं उसको डेवलप कर लेता हूँ, देन पीस ऑफ माइंड के साथ लिखता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं एक कहानी लिखने जब शुरू करता हूँ तो 15-20 दिन में पूरी होती है। तो इस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूँ कि लिखना जो है कोई भी हल्का काम नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। आप सिंपल राइटिंग जो है आप कर सकते हैं, आप तथ्यात्मक
फैक्ट बेस्ड कि मैं देश का प्रधानमंत्री ये है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, ये कोई भी लिख सकता है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है। लेकिन जहाँ आपको इमेजिनेशन का सहारा लेना है और कुछ ऐसा लिखना है कि जो आपको रोचक भी लगे और बाँध के भी रखे, वो डिफ़िकल्ट काम है और ये लिखने वाले कम ही लोग मिलेंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर किसी को आप कह दीजिए 2 पन्ना लिखने के लिए क्रिएटिव राइटिंग, तो शायद ही 1% लोग, 2% लोग लिख पाएँगे, नहीं तो नहीं लिख सकेंगे। तो ये बात हुई हमारी राइटिंग के बारे में कि कैसे होता है ये काम। कहानियाँ जो है अक्सर जिन लोगों से मैं मिलता हूँ वही देते हैं। अच्छा। वही बता देते हैं मुझे कुछ घटनाएँ, कुछ बातें ऐसी जिनमें से मैं स्टोरी मटेरियल ढूँढ लेता हूँ। अच्छा। कुछ जो है मुझे न्यूज़पेपर इवेंट से मिलता है। मैं न्यूज़ मटेरियल मैंने देखा, लिखा हुआ है, न्यूज़ में बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। उसमें से मैं ढूँढ लेता हूँ कि मेरा स्टोरी मटेरियल क्या होगा, वो 2-3 लाइन में मिल जाता है, बाकी मैं डेवलप कर देता हूँ। तो मेरी दोनों किताबों में इसी तरह के चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि समाज का रिफ्लेक्शन है और जिनकी कहानियाँ इसी समाज के किसी व्यक्ति ने दी है। वो मेरा नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है और कभी-कभी वो न्यूज़ पेपर से भी हो सकता है। अच्छा, सरकारी तंत्र में जब आप काम करते हैं, आपने कहा कि ये जो जर्नी है लिखने की, इसमें कैरेक्टर में आना पड़ता है और ये कोई हल्का काम नहीं है। तो ये जो दिन भर की मशक्कत है सरकारी जॉब में, क्या इस दौरान लोगों से मिलना, लोगों के साथ बात करना आपकी जर्नी को पूरक के रूप में काम करता है ये, या फिर डिस्टर्ब करता है? हाउ यू ब्रिंग बोथ थिंग्स टुगेदर? ये बात जो है ऐसा है कि ये दोनों करता है। अच्छा। मेरी सरकारी नौकरी से मुझे ये सुविधा मिलती है कि मैं बहुत ढेर तरह के लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ। ऑफ़िशियल वे में इंटरैक्शन का अपॉर्च्युनिटी मिलता है। शायद मैं नहीं होता, तो मुझे इतने लोगों से इंटरैक्ट करने की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि मैं उनसे इंटरैक्ट करता हूँ, तो वो मुझे कुछ ऐसी बातें बताते हैं, कुछ ऐसे माहौल देते हैं जिससे मुझे डिफरेंट सेटिंग्स के, डिफरेंट लोकेशंस के और डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें मालूम होती हैं जिनको मैं कहीं न कहीं यूज़ कर लेता हूँ और कभी-कभी तो मेरा पूरा कहानी ही उसी पे बेस हो जाता है। बाधा इसलिए रहती है क्योंकि अब मैं अपने सरकारी काम को करने के लिए भी मजबूर हूँ। मजबूर हूँ या यूँ कहिए कि वही मेरा पेशा है एक्चुअली, ये मेरा पेशा नहीं है, ये मैं शौकिया करता हूँ। वही मेरा पेशा है तो वो मुझे उसमें भी अपने कर्तव्य निभाने हैं और वो करने हैं। तो मैं अगर चाहूँ कि मैं अभी किसी कैरेक्टर में बैठ के और इसको लिख दूँ, मेरे अंदर से बहुत इच्छा होगी और एक्चुअली ये होती है, किसी भी आर्टिस्ट के अंदर अक्सर ये इच्छा होती है कि अब मेरा मन हुआ है, मेरा मूड हुआ है और मैं ये कर दूँ। तब ये बाधा बन जाता है क्योंकि मैं वो कहीं अपने जॉब की रिक्वायरमेंट्स में फँसा हुआ हूँ और वहाँ नहीं कर पाता हूँ। और फिर उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे अंदर तो वो बना रहता है कि ये चीज़ लिखना है, पूरा करना है। जॉब रिक्वायरमेंट से कभी आप आते हैं तो आप थक चुके होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी टायर्ड होते हैं, तो वो काम जो है टलता चला जाता है। इसलिए मैं बहुत फ्रीक्वेंसी से चीज़ नहीं लिख पाता हूँ, नहीं तो ये जैसे कि मेरी किताब दूसरे साल में है, हो सकता है पहले साल में आ जाती, हो सकता है 6 महीने में आ जाती। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत रुचिकर होगा कि आपकी लास्ट 8-9 साल की जो यात्रा रही लिखने की, कभी ऐसा हुआ क्या कि जो आप लिख रात में या सुबह लिख के आए और अपने फिर ऑफिस में आए, तो उस संवेदनाओं को, इमोशंस को आपने अपने लोगों से मिलने में कभी यूज़ किया, या वो जो कैरेक्टर में आप थे कैरेक्टर में और उससे बाहर निकल के अपनी जॉब में आए, तो कभी उसने अफ़ेक्ट किया या इफ़ेक्ट किया? हाँ, हाँ, कोई ये कोई ये आपकी ये यादगार मैं बताऊँ जब से मैंने लिखना शुरू किया है, तब से मेरा लोगों से बातचीत करने का तरीका बदल गया है। अब मैं कभी कट टू कट बात नहीं करता किसी से। जैसे मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ और आप मेरे से मिलने आए हैं, तो आप मेरे से मिल के जाएँगे तो शायद ये फ़ील नहीं होगा कि यार मैं किसी अफ़सर से मिल के आया था और वो बहुत अकड़ू और खड़ूस टाइप का था। जनरली जो लोग मुझसे मिल के जाते हैं दे दे मतलब वो वापस जाते हैं तो एक प्लेज़ेंट स्माइल के साथ जाते हैं। क्योंकि अब मैं सीधे क्यों और केवल बिज़नेस टॉक नहीं करता कि आप आए हैं तो आपने पूछा ये और मैंने उसका जवाब दिया येस, नो और इस टाइप से, ऐसा नहीं होता। तो अब मेरी बातचीत में बहुत ढेर सारी संवेदनाएँ आ गई हैं, बहुत ढेर सारी भावनाएँ आ गई हैं। मैं आदमी की प्रॉब्लम को समझना भी चाहता हूँ, कई बार उससे पूछ लेता हूँ ट्रेन से आए हो, हवाई जहाज़ से आए हो, खाना-वाना खाए हो, नाश्ता-वाश्ता किए हो, चाय-वाय पियोगे? तो उससे उसके अंदर एक प्लेज़ेंटनेस आ जाती है और वो जाते वक़्त जो है वो हैप्पी फ़ील करता है। तो लिखने से
ये हुआ है कि मेरे अंदर की संवेदनाएँ भी बहुत बढ़ गई, मतलब दर्द सच में मांझता है। कह सकते हैं। आज जो है आजकल हर एक शख्स लिखना चाहता है। जैसा कि आपने कहा कि आप फुल टाइम राइटर नहीं हैं, दिन भर की ख्वाबों के साथ में लिखना चाहते हैं। ऐसे ही हम में से काफ़ी लोग हैं, आज का युवा खासकर, जो जी, लिखना चाहता है। बिल्कुल। अपने आस-पास हो रही चीज़ों पे अपने विचार व्यक्त करता है फेसबुक पर। तो आज का एनवायरनमेंट कैसा है लिखने का? क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेज़ हैं और कैसे ओवरकम कर सकते हैं? और लिखने का जर्नी कैसे शुरू करते हैं हम सब लोग? लिखने में जो अपॉर्च्युनिटीज़ एंड चैलेंजेस वाली बात है, इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ आज की डेट में कम हो गई हैं, चैलेंजेस ज़्यादा हैं। हम अगर आज के 15-20 साल पहले की बात करें, तब लिखने में अपॉर्च्युनिटीज़ थीं और पढ़ने वाले लोग थे। अभी जो हमारे पास एनवायरनमेंट है, उसमें हमारा सोशल मीडिया ने बहुत ढेर सारा टाइम ले लिया है। तो और उसी पे मैं देखता भी हूँ, सोशल मीडिया अपने कहा से बहुत लोग लिखते हैं, सोशल मीडिया पे ढेर सारे लोग लिख रहे हैं और बहुत लोग बहुत अच्छा कंटेंट भी लिख रहे हैं। बहुत अच्छी कविताएँ लिख रहे हैं, बहुत अच्छे छोटे-छोटे शॉर्ट पैराग्राफ्स भी लिख रहे हैं, जिसमें कोई घटना का वर्णन होता है और जिससे कोई एक अच्छा-सा संदेश भी निकल के आता है। और बहुत लोग जो है किसी मतलब बड़ी बात को किसी प्रतीकों के माध्यम से बहुत सुंदर से लिख रहे हैं। इवन हिंदू मुस्लिम दंगे के ऊपर बहुत प्रतीकों के माध्यम से लोग लिख रहे हैं। तो बहुत क्रिएटिविटी है लोगों में लिखने की। परंतु समस्या क्या है कि पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। आपने लिख तो दिया, पढ़ेगा कौन? ये पहली समस्या है। दूसरी बात ये है कि क्रिएटिव राइटिंग में शॉर्ट चीज़ लिखना आसान हो जाता है। आपका एक कविता लिखना, 1 पैरा लिखना, 2 पैरा लिखना आसान हो जाता है। जब भी आप उसको थोड़ा-सा बड़ा करते हैं तो उसकी एफर्ट बढ़ जाती है। लोगों के पास पेशेंस नहीं है वहाँ तक। पेशेंस नहीं रखना चाहते उसको थोड़ा-सा मतलब और बड़े कैनवास पे लिखने की, जहाँ पे जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके इंटरैक्शंस बढ़ जाएँ और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ जाएँ, वहाँ तक नहीं लिखते हैं लोग। छोटा-सा लिख कर के ही खुश होना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि पब्लिकेशंस में प्रॉब्लम आती है लोगों को कि आपने कुछ लिख भी तो लिया, अब उसको पब्लिश कैसे करें? वो बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई भी अच्छा पब्लिकेशन हाउस लेना नहीं चाहता है। जो भी कोई लेना चाहता है, वो कहता है कि पैसे दीजिए तभी हम छापेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि पैसे देके आप छप जाते हैं, आप एक किताब के लेखक भी बन जाते हैं और एक्चुअली पब्लिकेशन वाला उसको कहीं भी उसको पब्लिसिटी नहीं करता उसकी। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें कि आपने कुछ अच्छा लिख भी लिया अगर, तो उसको पाठक इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसकी पब्लिसिटी नहीं है। वो पब्लिसिटी शायद आपकी दूसरी किताब से, तीसरी किताब से, चौथी किताब से मिलनी शुरू होगी जब कहीं कोई ये महसूस कर लेगा कि इस आदमी को कोई पब्लिसिटी भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंटेंट लगातार अच्छा लिख रहा है। तो अब आप सोचिए एक किताब लिखने में ही आदमी को 1 साल लग जाता है। मोटे तौर पे किसी बहुत अच्छे लेखक को जो रेगुलरली लिखेगा उसको 6 महीने लगेगा। तो अगर तीसरी चौथी किताब से उसका रिकॉग्निशन स्टार्ट होता है, बाय दैट टाइम हो सकता है उसका पेशेंस जवाब दे जाए और वो उसको मतलब अगर कोई फाइनेंशियली साउंड पोजीशन में नहीं है, तो किताबों से उसकी कोई अर्निंग भी नहीं होने वाली है। क्योंकि किताबें जो हैं वो बहुत ज़्यादा महँगी होने से नहीं बिकती हैं और ओवरऑल भी कम बिकती हैं। तो टोटल जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो किताबों के ऊपर डिपेंड होकर के कोई लिख नहीं सकता है, जब तक कि वो एक बड़ा ऑथर हो नहीं जाए। और बड़े ऑथर की जर्नी में अगर किसी को तीसरी चौथी किताब तक जाना पड़ा तो वहाँ तक वो टूट सकता है। तो इसमें ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप अच्छा कंटेंट लिख करके भी हो सकता है कि आपको पढ़ने वाले लोग ना मिल पाएँ पहली, दूसरी, तीसरी में। तो आपको वो धैर्य भी वहाँ तक रखना पड़ेगा कि मैं लिखूँ शायद तीसरे, चौथे के आस-पास से मेरा रिकॉग्निशन बढ़े और जब रिकॉग्निशन बढ़ता है तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो पता नहीं एकदम से आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा और ये ग्राफ ऐसे आएगा और आपकी फिर पहली किताब से लेके चौथी किताब तक सब बिकने लगेंगे, सब पढ़ने लगेंगे लोग। तो ये इस मार्केट की जो सिनेरियो है वो इस तरीके से है। मैं तो शौकिया लिखता हूँ और एक्चुअली मुझे फाइनेंशियली कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ लोग पढ़ें। तो मैं अभी दूसरी किताब पे हूँ, तीसरी किताब पे हूँ और काफ़ी मेरी रीडरशिप भी अच्छी हुई है। इनफैक्ट पहली किताब ही मेरी अमेज़न पे नॉन इंग्लिश कैटेगरी में टॉप 5 सेलिंग बुक्स में से थी 2018 में। तो मुझे रिकॉग्निशन मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन बहुत कम भी नहीं मिला है। तो मुझे ठीक-ठाक रिकॉग्निशन मिला है और इस बार जो मेरी किताब आई है, इसका रिसेप्शन और अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि और अच्छा होगा। शुभकामनाएं आपको इस चीज़ के लिए। थैंक यू। शुक्रिया रणवीर जी बहुत सारी बातें साझा करने के लिए।
जो अभी हाल की आपकी कहानी संग्रह है दिल है छोटा सा, इसका सोल तो नहीं पूछूंगा मैं आपसे, लोग जी। पढ़ के निकालें, लेकिन किसके लिए है किताब और क्या बताना चाहती है? ये एक कहानी संग्रह है, इसमें 9 कहानियाँ हैं और दिल है छोटा-सा जो इसका टाइटल है वो खाली ये डिनोट करता है कि आप हमेशा उम्मीद रखें, नाउम्मीद मत हों। दिल मेरा छोटा-सा है और एक्चुअली वो उस गाने से लिया गया है, दिल है छोटा-सा, छोटी-सी आशा। छोटी सी आशा। तो मेरा दिल छोटा हो सकता है, मेरी आशाएँ छोटी हो सकती हैं, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मैं एक होप वाली बात इसमें कहता हूँ कि हमेशा होपफुल रहना चाहिए, कभी भी ब्रोक वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि मैं टूट गया हूँ। इसकी जो 9 कहानियाँ हैं उसमें ढेर सारी कहानियों में वो होप वाली बात आती है, कि होप रखनी चाहिए और वैरायटी ऑफ स्टोरीज़ हैं इसमें। किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड की नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल लव, लव एट लेटर स्टेज, गाँव में गरीबी और कैसे जो है धोखाधड़ी होती है, लोग कुछ बहरूपिया बन के धोखाधड़ी कर लेते हैं, कैसे ईर्ष्या से क्या हो सकता है और ज़िंदगी के थपेड़ों से आदमी की कैसे निखार होता है, ऐसी-ऐसी करके 8-9 स्टोरीज़ हैं इसमें। अच्छा। तो वो इसलिए भी मैंने डिफरेंट मिक्स किया है कि डिफरेंट आदमी का डिफरेंट टेस्ट होता है। किसी को कोई पसंद आती है, किसी को कोई स्टोरी पसंद आती है, तो पूरा पढ़ के आदमी को किसी को भी निराशा ना हो, इसलिए मैंने कोई एक टॉपिक की नहीं चूज़ की है क्योंकि मेरे पास स्टोरीज़ और भी थी, मैंने यही 9 चूज़ करके इसमें लगाई हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है जानना है। पूरी उम्मीद है कि आप कॉम्पिटिटिव और इतना ऊहा-पोह की ज़िंदगी के थपेड़ों के बीच में लोगों को इससे होप मिलेगा, इन 9 कहानियों से। अभी आप आरडीएस शो में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पोज़ीशन है। आरडीएस शो करता क्या है और चीज़ क्या है? आरडीएसओ भारतीय रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। हमारा काम ये है, ये इसका मुख्यालय लखनऊ में है। मुख्यालय क्या, इसका एक ऑफ़िस लखनऊ में है और इसके छोटे-छोटे सैटेलाइट ऑफ़िस 2-3 जगह हैं। सैटेलाइट ऑफ़िस उनको कहेंगे, वो बहुत छोटे हैं, वहाँ पे 1-2 अफ़सर पोस्ट होते हैं केवल और हार्डली 4-5 स्टाफ उनके नीचे। तो जो ये हमारा ऑफ़िस है, ये भारतीय रेल में अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेके आना है, चाहे वो आपका ट्रैक में हो, चाहे आपकी लोकोमोटिव में हो, चाहे वैगन में हो, चाहे डिब्बे में हो, सिग्नल में हो, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर लेके आना है, तो वो आरडीएसओ ही भारतीय रेल में लेके आता है। अगर आप नया लोकोमोटिव देखेंगे, नया सिग्नल सिस्टम देखेंगे, तो वो आरडीएसओ ही लेकर के आएगा। उसके अंदर भी अगर माने लोकोमोटिव बहुत बड़ा पार्ट हो गया, लोकोमोटिव के अंदर भी कोई नई चीज़ हो गई है, तो वो भी आरडीएसओ ही लेकर के आएगा। तो हमारा काम है कि हम पहले रिसर्च करें, नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं जो एफ़िशिएंट हैं, जो हमारे लिए सेफ़ हैं, जो इकोनॉमिकल भी हैं, उनको हम रिसर्च करें, उन पे रिसर्च करें, हम बनाएँ या जो बनाते हुए लोग हैं उनको हम इवैल्यूएट करें, फिर उनको डिज़ाइन करें। अगर वो कोई और डिज़ाइन कर रहा है तो हम उसका डिज़ाइन इवैल्यूएट करें और उसके बाद हम स्टैंडर्डाइज़ कर दें कि अब साहब पूरे रेलवे में आप इसको इस्तेमाल कीजिए और यही इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से देखिए तो आरडीएसओ का बहुत बड़ा रोल है इंडियन रेलवे में। आप कोई भी नया चीज़ देखेंगे तो आरडीएसओ के माध्यम से ही आएगी और पूरे भारतीय रेल में एक ही जैसी दिखेगी। तो ये हमारा रोल है। मैं वहाँ पे एक डायरेक्टरेट में निदेशक हूँ, ऐसे हमारे यहाँ कई डायरेक्टरेट हैं और मैं वहाँ पे जो हमारी लोकल ट्रेन्स होती हैं उसकी डिज़ाइन देखता हूँ, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन देखता हूँ। अच्छा, ओके। इससे पहले कि हम चीज़ों को ख़त्म करें आज के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप एक फाइनल मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत देर से हमारे साथ में दर्शक थे और काफ़ी कुछ सीखा हमने आपसे। फाइनल मैसेज क्या है हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से? जी मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक स्कूल में पढ़ा था। उसके बिल्डिंग पे लिखा था, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ये जो है यहाँ पे ऐसे हमने चिपका लिया है मैसेज को। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ग्राउंड्स कुछ भी रहे हों, रीजन्स कुछ भी रहे हों, लेकिन ये हमेशा हमें बार-बार मोटिवेट करती है कि दोबारा से खड़े हो जाओ, फिर से ट्राई करो। दोबारा खड़े हो जाओ, फिर से ट्राई करो। ट्राई तब तक करते रहो जब तक सफल नहीं हो जाओ। ये पहला मंत्र था जो मैंने बड़ा अंदर बिठा के रखा है और मैं कई मंचों से ये बात बोल चुका हूँ। एक दूसरा भी था, वो जब मैं रेलवे ऑफ़िसर के तौर पे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया था, तो वहाँ मैंने पढ़ा था
उसमें ये था, स्मॉल माइंड्स डिस्कस इंडिविजुअल्स, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। बहुत बारीकी से आप गौर करें तो ये बेसिकली हमारे बातचीत करने के अंदाज से बता देती है कि इस आदमी का कैलिबर क्या है। जो आदमी खाली आदमियों के बारे में बात करे, बुराई करे दूसरे के बारे में, वो छोटी सोच का आदमी है। कोई उससे बड़ी सोच रखेगा तो वो ये बात करेगा कि आज जो है लखनऊ में दंगा हो गया, आज वहाँ हो गया, आज यहाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। घटना, केवल घटना। जो अच्छी और उम्दा सोच के लोग हैं वो आइडियाज डिस्कस करेंगे, हमें ये करना चाहिए, इससे ये होगा, हमें वो करना चाहिए, इससे ये होगा। आप देखिए, होपफुल आदमी हमेशा आइडियाज डिस्कस करता है, वो दुनिया को, समाज को उस तरफ लेके जाना चाहता है। बाकी लोग खाली खाना पूर्ति करते हैं। एवरेज माइंड क्या है, वो आया चाय पे गपशप किया, अरे यार आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ऑफिस में बॉस ने ऐसा कहा। और स्मॉल माइंड की सोचिए मत, वो खाली अपने बॉस की बुराई कर सकता है, अपने पड़ोसी की बुराई कर सकता है, किसी और की बुराई। तो हमेशा ट्राई करना चाहिए आदमी को, जिसको ग्रेट माइंड्स बनने की कोशिश करना चाहिए। यही मेरा मैसेज है सभी के लिए।